Dear students, myself, Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Science, SRKP Government College, किशनगढ़। आज मैं आपको थर्ड ईयर का हमारा एक चैप्टर है, सेकंड पेपर का पॉलिटिकल साइंस का, इंटरनेशनल रिलेशंस, उससे रिलेटेड में एक टॉपिक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंटरनेशनल डेवलपमेंट या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ उसके बाद में थोड़ी कंडीशंस अलग थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद में जो कंडीशंस प्रिवेल हुई वर्ल्ड में वो इस मायने में अलग थी कि इसने क्या किया, इसने जो 300-400 साल के जो पावर इक्वेशंस थे, 300-400 साल में पावर इक्वेशंस बने हुए थे, उसको इसने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और समाप्त ऐसे कर दिया कि अब ये हुआ, उसका जो परिणाम निकला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय विकास है उसकी हम सबसे प्रमुख घटना, जो पहली घटना देखते हैं, और चूँकि हम लोग अगर पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और वो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ज़्यादा ठीक रहेगा। अब हम जब ये विचार करते हैं कि हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जिसने कि विश्व राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया, तो हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं और वो आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा है कि यूएसए का महाशक्ति के रूप में उदय, यानी कि अमेरिका का एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। अमेरिका की एक पॉलिसी थी वर्ल्ड वॉर्स के पहले की कि वह किसी भी स्थिति में विश्व राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन इस वॉर के बाद में ये हुआ कि उसने, हालांकि उसकी एंट्री बहुत लेट थी, आप देखेंगे कि अमेरिका की एंट्री दोनों ही विश्व युद्धों में बहुत ही लेट थी, और उस विश्व जो लेट एंट्री के कारण उसने, अमेरिका ने खुल के भाग लिया उसके बाद में, और अब 1945 के बाद में जो विश्व राजनीति में वो खुल के भाग लेने लगा। और चूँकि इन सालों में इसने अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी, इसलिए वह अतिरिक्त संसाधनों से वह निर्धन देशों को सहायता प्रदान की उसने, और उसने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों पर अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ किया। राष्ट्रपति ट्रूमन ने एक बात कही कि अमेरिकी विदेश नीति के बारे में, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूजवेल्ट की डेथ के बाद में 1945 में जब ट्रूमन अमेरिका के राष्ट्रपति, तो पूरी की पूरी जो कोल्ड वॉर की या शीत युद्धकालीन जो विदेश नीति है अमेरिका की, उसको बनाने का काम या उसका जो क्राफ्ट है वो किया राष्ट्रपति ट्रूमन ने। और राष्ट्रपति ट्रूमन ने ये कहा कि जहाँ कहीं पर भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा वो अमेरिका के लिए संकट माना जाएगा और अमेरिका उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो इस तरीके से अमेरिका का एक सुपर पावर या महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। और दूसरा जो बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि उसके साथ ही साथ अमेरिका का तो उदय हुआ, लेकिन यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का भी महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। और सोवियत संघ ने अपने जो, चूँकि उसने एक बोल्शेविक क्रांति सोवियत संघ में हुई थी और जार के शासन को उखाड़ फेंका गया था 1917 में, उसके बाद में वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया, मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर कम्युनिज्म की व्यवस्था को अपनाया गया। और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लौ आवरण की नीति का प्रयोग किया, और इसका ये अर्थ था कि पूर्वी यूरोप के जो साम्यवादी देश थे वहाँ पर उसने साम्यवादी देशों में साम्यवादी व्यवस्था को बचाने के लिए उसने लौ आवरण की नीति का प्रश्रय लिया। और सोवियत संघ का ये कहना था और उसका नारा था कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें सब सड़कें साम्यवाद की ओर ले जाने वाली हैं। रॉजर और जोन्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 विशेषताएं बताई है। पहली है दृढ़ द्विध्रुवीयता, दूसरी है आणविक शस्त्रों का आविष्कार, और तीसरी है अभूतपूर्व वैचारिक प्रतिस्पर्धा। देखिए, दृढ़ द्विध्रुवीयता का मतलब ये है कि आपके जो दोनों पोल्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, वेदर इट इज़ यूएसएसआर और यूएसए, तो दोनों क्या है कि बिल्कुल अब विश्व राजनीति के 2 ही पोल हो गए हैं, और वो एक पोल का नेतृत्व यानी कि अमेरिका
पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और दूसरे खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है। दूसरा पॉइंट है आणविक शस्त्रों का आविष्कार। उसका मतलब ये है कि अमेरिका ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उसी समय मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत उसने एटम बम बनाने का काम शुरू किया, लेकिन ये काम इतना गोपनीय था कि उसकी भनक किसी भी देश को नहीं लगी। और जब उसने एटम बम का विस्फोट कर लिया तो उसके बाद में ये हुआ कि सोवियत संघ ने भी फिर अपना प्रयास किया और बहुत जल्दी ही उसने भी अपना आणविक शस्त्र जो है वो बना लिए। तीसरा है अभूतपूर्व वैचारिक प्रतिस्पर्धा। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि जो पूरी की पूरी ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो व्यवस्था बनी वो पूरी की पूरी वैचारिक आधार पर दोनों देश एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। अमेरिका और उसके साथी देश ये कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था सबसे अच्छी है, और जबकि सोवियत संघ और उसके साथी देश ये कह रहे हैं कि साम्यवादी व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो अब हम ये देखते हैं कि आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से यूरोप का पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज हुई और उसके साथ ही किस तरीके से एशिया का उदय हुआ। अपने नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो है उसमें मैं इस बात पे चर्चा करूँगा।